वंदे मातरम बेटा, आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत तेजी से अपन लोग अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं। आज अपन जो स्टैटिक्स का जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था उसकी 2 क्लासेस मैं ले चुका हूं। फर्स्ट पार्ट उसका अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा। आज अपन लोग सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा था? ग्राफिकल मेथड्स वगैरह सारे अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। आज अपन लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। और सेकंड पार्ट मैंने क्या था, 2 मेथड्स बताए थे। अब सेकंड पार्ट के अंदर अपन लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, इसके बारे में। इससे भी बेटा एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का बनता है, पक्का बनता है, पक्का बनता है। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट जो अपने लास्ट 2 वीडियोस में करे थे उनमें से बनता है, ग्राफिकल्स के ऊपर पूछते हैं। यानी ये जो स्टैटिक्स वाला जो टॉपिक है, स्टैटिक्स वाले टॉपिक से मिनिमम 2 और कई बार तो 3-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो जो आप कहते हैं ना कि मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ के ही गए थे और वो गए थे, तो बेटा कम से कम कुछ पोर्शन तो कर लो, है ना। और मैंने तो आपको उस समय भी कहा था, 12 तारीख को जब अपनी बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि बेटा मैथ्स में तो आप लोग, मेरी इच्छा तो है कि पूरा 10 के 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। आई बात में 10, 9, कम से कम आपके इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक तरीके से बहुत इजी पार्ट्स हैं, इसलिए बेटा इस चीज को ध्यान रखो। और ये वाला भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से आपको इसको लेके बैठना है और चीजों को रिवाइज करना है। इसको करने से पहले एक बार पुराना वाला वापस रिवाइज कर लेना, ताकि ये चीज और आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि जो वर्ड्स इसमें अपन यूज करेंगे को काफी कुछ जो अपन पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे एक तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों की बेटा जो मेरे को कहना है कि जैसे जब भी आप इनको रिवाइज करते हो या जब आप वीडियोस को वॉच करते हो, देखते हो, तो स्पीड को जो ओरिजिनल स्पीड है उसी पे रहने दिया करो। आई बात में, क्योंकि एक एक वर्ड्स की अहमियत है, एक एक वर्ड, बस वो कंसंट्रेशन आपको कोई निपटाना थोड़ी है, अपने को निपटाना नहीं बेटा, अपने को करना है ना। तो करना है तो एक बार उसको नॉर्मल स्पीड, जब कभी रिवीजन वगैरह करो तब ठीक है, आपकी स्पीड वगैरह जो चीज चेंज करनी, पर एक बार जो बेसिक्स है, बेसिक्स को तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से, ताकि एक एक शब्द आपके घुसे, बस। इसलिए इस चीज को ध्यान में थोड़ा रखते हुए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इस केंद्रीय प्रवृत्ति ने सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट्स की अपने को जरूरत क्यों पड़ती है, या क्या इसका डेली लाइफ में यूज है, तो ये कहने का मतलब कि स्टैटिक्स में अपन देखा स्टेट्स का खेल है पूरा, क्या डाटा का खेल है। आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके पास डेटा होते हैं, है ना। उन डेटा को अब या तो उन अलग अलग डेटा को सबको अपन डिस्कस करें, या किसी उन डेटा का कोई निचोड़ निकाल करके कोई एक पर्टिकुलर डेटा, यानी उसको संक्षिप्त रूप के अंदर एक सेंट्रलाइज कर ले, उसको, है ना, उसको केंद्रीकृत कर ले, एक संक्षिप्त रूप में कोई डाटा अपन निकाल के ले आए, तो और उससे अपने को सारा उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की सारी जानकारी अपने को हासिल हो जाए, या अपने को एक आइडिया लग जाए, तो है ना। तो यानी कि इन डाटा का एक संक्षिप्तीकरण एक पर्टिकुलर संख्या के थ्रू अपन शो करते हैं, तो वो चीजें इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अपन ने वाला कि विराट कोहली है, कि विराट कोहली ने लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या रन बनाए। तो एक तो ये कि सारा, और कोई न्यू कमर आया, उससे पूछा कि भाई विराट कोहली कैसा बैट्समैन है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लास्ट 10 इनिंग्स की जो परफॉर्मेंस है उसका एवरेज निकाल के अपन बता देना क्या एवरेज, यानी ये 53 रन मार रहा है एक तरीके से, यानी इसका मतलब अच्छा है एक तरीके से। एवरेज क्या निकल के आ रहा है, लास्ट 10 इनिंग्स का 53 रन, लास्ट 10 इनिंग्स की उसकी परफॉर्मेंस आती है। तो इस टाइप से यानी एक संक्षिप्त, या एक उसको ये होता है कि पहले मैच में उसने 12 मारे थे, दूसरे मैच में उसने 0 मारे, फिर 73 मार दिए, फिर 87 मार दिए, फिर 15 मार दिए, ऐसे अलग अलग। तो मतलब क्या ये, और एक ये बोल दे कि हाँ भाई उसका लास्ट 10 इनिंग्स का एवरेज जो आ रहा है 53 आ रहा है, यानी कि उसका मतलब अभी टाइम चल रहा है, या रोहित शर्मा का ये टाइम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये, तो यानी किसी भी डाटा का संक्षिप्तीकरण, ताकि उसके अध्ययन के अंदर वो आसानी हो जाए, तो उसको अपन केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर करें, तो अपन उसको स्टडी करते हैं एक तरीके से। आई बात में। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को, जो ये माध्य जो अपन निकालते हैं, इसको 2 कैटेगरीज में अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। एक तो होता है कि समांतर माध्य, एक चीज क्या होती है, समांतर माध्य। अब इस चैप्टर के अंदर, नहीं, इस टॉपिक के अंदर, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर मैं यहाँ पे आपको 3 चीजों का डिस्कशन करूंगा। एक तो समांतर माध्य,
जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीन। ठीक है, एक माध्यिका, मीडियन, और एक बेटा क्या होता है, बहुलक यानी मोड। इन 3 टॉपिक्स को अपन इस चीज के अंदर कवर करेंगे, और निश्चित रूप से इन तीनों में से घूम फिर के एक क्वेश्चन तो खैर बनना ही बनना है ना। और लक हो तो कई बार 2 भी पूछ लेते हैं इसमें से, और एक उसमें से जो थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने जो चीज की थी उसके ऊपर अपन डिस्कस कर जो किया था उसके अंदर से भी कोई मिनिमम 2 या 2 और 3 क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से अपन उठा सकते हैं इधर। अब इन चीजों की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर जो पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं कि समांतर माध्य की जब अपन बात करने लगते हैं तो इसकी कुछ कैटेगरीज अपन डिवाइड कर देते हैं। समांतर माध्य को भी अपन 2 कैटेगरीज में, एक तो जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए, अब जैसे मैंने बोला अवर्गीकृत आंकड़े, ये लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग एक तरीके से ना, कि जो ग्रुपिंग फॉर्म में नहीं, एक तो जैसे अवर्गीकृत फॉर्म में दिए हुए आंकड़े, अवर्गीकृत यानी जो डाटा हो अवर्गीकृत हो, और एक डाटा क्या हो, वर्गीकृत हो, ग्रुप फॉर्म में दियो। अवर्गीकृत हो और वर्गीकृत हो, इन 2 फॉर्म में आपने दिया हो तो अपन इसकी समांतर माध्य के अंदर अपन बात करेंगे इसकी। अब देखो बेटा कैसे, टॉपिक ले लिया मैंने केंद्र प्रवृत्ति माप का, जो फर्स्ट पार्ट अपन ने ले लिया समांतर माध्य की बात कर, जिसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी कह देते हैं अपन आईवाज में। अब यहाँ पे अपन क्या मीन की बात करेंगे, यानी आप मोटी बुद्धि से ये समझ लो कि अपन क्या बात करें, समांतर माध्य में अपन क्या बात कर रहे हैं भाई, औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, अब आपके पास जब डाटा अवर्गीकृत हो, पहला केस क्या हो गया आपके पास, जब डेटा जो है, जब डाटा अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, ठीक है बेटा, अवर्गीकृत हो, तो अपन क्या करना, अवर्गीकृत का मीनिंग क्या हो गया, मान लिया कि रोहित शर्मा की जो लास्ट 10 इनिंग्स की बात करते हैं कि 3 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर परफॉर्मेंस अभी खराब चल रही, फिर दौर चला उसका, यानी 52 मार दिए, 73 मार दिए, 89 मार दिए, ऐसे है ना, 92 मार दिए, इस टाइप से, तो 3 3 6 3 9 और फिर ये 41 मार दी, यानी 10 इनिंग्स के रन हो गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स तो क्या हो गई, ये तो क्या हो गई, डाटा हो गए बेटा, ये तो डेटा हो गए। तो इन डेटा को भाई ये 3 ही क्यों लिखा, 15 ही क्यों लिखा, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी फर्स्ट डेटा को अपन ने x1 से डिनोट कर देते हैं, सेकंड डेटा को अपन ने x2 से डिनोट कर देते हैं, थर्ड डेटा को अपन ने x3 से, है ना, ये x4 से, ऐसे करते करते ये x10 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए, यानी 3 एक बार आया, 15 एक बार आया, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए, 10, टोटल 10। अब इसका एवरेज निकालना, औसत निकालना, माध्य निकालना, तो उसको क्या बोल देंगे, माध्य। ये जो माध्य है ये औसत, यानी उसको कैसे दिखाते हैं, अगर डेटा x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे ना अपन ने, तो उसको कैसे दिखाएंगे, x बार से। ये x बार किसको शो करेगा, माध्य को शो करेगा, यानी किसको, माध्य को, ये चलो माध्य। अब माध्य को शो करेगा तो अब डेटा कैसे निकालेंगे, इसका माध्य कैसे निकालेंगे, जो डेटा आपको दिए हुए हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हो, उसका औसत कैसे निकालोगे, इसकी निगाह 15 और ये 3 18 हो गया, 18 25 हो गया, 25 34 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 97 हो गया, तो बस ऐसे ही ऐड करते जाओगे और फिर ऐड करके उसको टोटल, एक्सक्यूज मी, और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी, 10, उससे डिवाइड करते थे अपन, ऐसे करते थे ना। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी माध्य का फॉर्मूला, यानी आप डेटा आपके पास x1 x2 कुछ भी दिया हो तो आप क्या करते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कितना 10 डेटा है, तो यानी x10 तक, और नीचे कितना 10, नीचे कितना हो गया, 10 हो गया, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी अभी क्या आ रहा है, सबकी बारंबारता कितनी आ रही है इनमें सब में, अभी से जो भी डेटा लिखे हुए सबकी बारंबारता तो 1 1 1 है ना, ठीक है। तो यानी सबकी बारंबारता बोल दो या सबकी फ्रीक्वेंसी बोल दो, वो क्या 1 1 1 है, यानी, और तो ये 10 जो क्या होगा, 10 क्या होगी, ये कैपिटल N, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। N किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या आवर्ती।
तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 10 और ये एवरेज इसका निकल के आपके पास आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये अपन बात करें जब आपके पास फ्रीक्वेंसी एक 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 हो, तो क्या औसत कैसे निकालते हैं, जब सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन बोल दो। या अब देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब ये सिंबल है ना, ये सिंबल, ये सिग्मा का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये क्या होता है कि ये जो x लिखा हुआ है इस रूप में जो डेटा था उन सबका सम, ये जोड़ के सेंस में यूज किया जाता है। किसके सेंस में, जोड़ के सेंस में, कि भाई पहला डेटा लिखा फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर दूसरा डेटा लिखा फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर ऐसे ऐसे 10वां डेटा तक लिखा। और n यहाँ पे ये जो n है ये किसको शो करता है, बारंबारताओं के योग को शो करता है। तो यहाँ सबकी बारंबारता एक 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 एक, 3 भी एक बार ही आया, 15 भी एक बार ही आया, 7 भी एक बार, तो बारंबारता एक एक है। तो सिंपल उनको यानी वो 10 से सीधा 10 से भी डिवाइड कर सकते थे, ये n। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये आपने उसको आपने ये याद रख लिया, ठीक है। ये तो जब डाटा अवर्गीकृत हो तो आपके पास ये, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी 1 1 दी हुई हो तभी ये। अब दूसरा केस बेटा क्या हो गया कि जब डाटा अवर्गीकृत हो एवं बारंबारता दी हो, जैसे देखो, तो इसको एक बेटा टेबल के थ्रू मैं बता देता हूं आपको, तो आपके पकड़ में आ जाएगी बात, क्योंकि ज्यादा उसमें, तो जैसे मान लिया कि एक टेबल मैंने फ्रेम की, ये तो चलो रन्स हो गई, x1 x2 x3 करते 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 xn, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, xn। अब n का मतलब अगर 50 इनिंग्स है तो 50 आ जाएगा, है ना, x50 यानी x1 x2 यानी x3, और ये इसको क्या बोलते हैं, नीचे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, है ना, नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो यानी पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा करते करते ये n वाला डेटा, ठीक है। तो ये तो इससे रन बनाए इसने, और ये बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसको स्मॉल f से भी दिखाते हैं। x1 के लिए ले लिया f1, x2 के लिए ले लिया f2, f3, और ये करते 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 बेटा क्या हो गया, fn, ये हो गया, ये इसकी बारंबारता हो गई। अब जैसे देखो कि एक सिंपल तुलनात्मक रूप से मैं एक अध्ययन करूं इसका, ये x डेटा हो गया, ये f हो गया, इतनी सी बात अपन याद, इसको x से शो कर देते नहीं, x से, ठीक है। अब हमारे 10 डेटा यानी ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 25, ये 37, ये 61, ये 69, ये 50, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है, ठीक है। अभी ऐसे अब आपको क्या करना है, 15 उसने रन बनाए, आपके पास 2 बार बनाए, इसने ये 3 बार बनाए, इसने ये 3 बार बनाए, ये 1 बार बनाया, ये 2 बार बनाया, ये 2 बार बनाया, ये 3 बार बनाए, ये कुछ उसकी इनिंग्स के ये रन्स वगैरह, ठीक है। अब ये डेटा x1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 15, x2 का मतलब कितना बेटा 18, x3 का मतलब कितना यहाँ पे 25, ऐसे ऐसे ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये n की वैल्यू कितनी देनी, 7वां डेटा कौन सा है 50, xn का मतलब क्या है 50। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी f1 यानी x1 कितनी बार आया, f1 आया, यानी कहने का मतलब 15 कितनी बार आया, 2 बार आया, ओके। तो थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं बेटा, f इंटू एक्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में f इंटू एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और डेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 f1, x2 f2, x3 f3 करते 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 ये fn xn ये हो गया। अब ऐसे तो ये f इंटू एक्स लिखेंगे, देखो कंपेयर करो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ बिल्कुल क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू, तो बेटा बस अब f इंटू एक्स, तो f ये x ये तो नहीं, 15 दूनी 30, ये 54, ये 75, ये 37, ये 122, ये 140 यानी 138, और ये 150 आई बात में। तो आपने ये कर दिया, मल्टीप्लाई करा था तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको क्या निकालना है, एक कॉलम बनाना है। क्या इस कॉलम में तो लिखोगे सिग्मा एफ, और इस कॉलम में लिखोगे सिग्मा एफ एक्स,
इसका मतलब क्या, सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको अभी, जोड़ बताया ना। तो बस सिग्मा का मतलब जोड़ किसका, अब ये बारंबारता वाला कॉलम है तो बारंबारताओं का जोड़, ठीक है। उस बारंबारताओं के जोड़ को अपन ने क्या मैंने बताया था, कैपिटल एन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कैपिटल एन लिख दो ऐसे में, और सिग्मा एफ एक्स यानी जो भी जोड़ आएगा उसको अपन लिख देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स। अब देखो तो बिल्कुल, अब अपन बेटा इस ये एग्जांपल भी साथ साथ में पैरेलल चला रहे हैं, तो यानी सिग्मा एफ कितना आ गया आपके पास, 2 और 3 5 3 8 1 9 10 11 12 13 13 और 3 16, देख लेना कैलकुलेशन सही हो। अब बेटा क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा और ये एफ एक्स, करते हैं जोड़ते, 9 16 18 8 26 26 का 6 5 5 10 17 20 22 25 30 का 0 और 3 3 1 4 5 6, देख लेना बेटा कैलकुलेशन सही हो, देख लेना एक बार चेक कर लेना, ये आ गया 606। तो इस कॉलम का जोड़ कितना आया 606, इस कॉलम का जोड़ कितना आया सिग्मा 16। अब सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आप मान लो मोटी बुद्धि से पहला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बस माध्य निकालने का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 606, एडिशन चेक कर लेना कोई बात नहीं हो, तो समझाने के लिए बताया, तो 606 आ रहा है, और ये कितना आ गया, ये सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 16, ये बस इसको कटिंग करो और ये आपका क्या आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा, यानी माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कब निकालने का है कि जब आपको बारंबारता दी हुई हो और आपको अवर्गीकृत डेटा दिए हुए हों, तब आपको इस सूत्र को इस्तेमाल करते हुए आपको माध्य निकालना होता है एक्स बार। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं अपने को, जब आंकड़े आपको वर्गीकृत रूप में दिए हुए यानी ग्रुप फॉर्म में दिए हों, तो अपने को क्या करना है, जब डाटा ग्रुप दो, ठीक है, और बारंबार, अब जैसे देखो, अब डायरेक्ट एग्जांपल से ले लेता हूं मैं ना, ताकि आपने पकड़ में आ जाएगी बात। ये एक्स और ये एफ, मतलब 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60, ठीक है। वही कोई टेस्ट के मार्क्स से 60 है ना, कि 0 से 10 के बीच में आए 5 बच्चों के आए, 10 से 20 में 3 बच्चों के आए, 20 से 30 में 4 बच्चों के आए, इसमें 8 बच्चों का आए, इसमें 2 बच्चों के आए, ये 1 बच्चे के आए, ये बच्चों की संख्या है, छात्रों की संख्या ये दे रखी है, और ये मार्क्स की रेंज 0 से 10 10 से, ये वर्गीकृत फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसका माध्य कैसे निकालेंगे, इसका माध्य सूत्र तो बेटा वही लगाना है, बट इसके लिए आपको, ये तो वर्ग दिया हुआ है ना, ये तो क्या दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना, वर्ग माप निकालनी है, वर्ग माप यानी क्लास साइज, वर्ग माप बोली थी क्लास साइज, पिछले उसमें वीडियो में क्या था, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, वर्ग माप कैसे निकालते हैं, ये तो अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, ये तो क्या दिया हुआ था, अंतराल इस कॉलम में तो, और ये क्लास साइज यानी वर्ग माप। तो आपके ये निम्न सीमा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था, वो वर्ग माप होती, तो यानी 0 + 10 10 10/2 5, फिर 10 + 20 30 30/2 15, ऐसे ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, और बेटा ये क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा को आपने क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दी थी, तो उससे पहले आपने वर्ग माप निकाली यानी क्लास साइज निकाल दी। अब एक कॉलम एक्स्ट्रा वापस आपको बनाना है, क्या, ये लो भैया, अब बनाना है आपको, ये एफ हो गया, और अब ये कैसे बिहेव करेगा, ये एक्स बन गया आपका, ये क्या बन गया, एक्स बन गया। अब बेटा वही एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स, तो ये 25 15 × 45 25 चौक 100 35 8 पंजे 40 8 × 24 ये 28 280 ये 90 और ये 55 यानी एफ एक्स। तो एफ एक्स तो उसमें भी निकाला था, तो उसमें क्या एक्स डायरेक्ट दिया हुआ था, वर्ग अंतराल, यहाँ वर्ग अंतराल दिए तो एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, और सूत्र में क्या हुई, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन भी लिख सकते हो, यानी यो भी लिख सकते हो, सूत्र यो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब बेटा आपको क्या है,
तो आपकी रिक्वायरमेंट का सिग्मा एफ एक्स पे इन सबको जोड़ते तो देखो अब क्या आ रहा है, इस कॉलम का जोड़ क्या आ रहा है, 5 10 10 10 10 5 15 2 1 3 7 7 8 7 15 15 9 24 24 और 5 29 9 2 2 1 3 और 2 5 595 चेक कर लेना बेटा, है ना, 595 आ रहा नहीं आ रहा, तो एक्स बार इक्वल्स टू 595, ये अपॉन का सिंबल अपॉन और सिग्मा एफ 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 यानी ये इस कॉलम का जोड़ निकालो, 5 8 4 12 12 20 22 और 1 ये 23 और ये 23। अब वही जो भी डिवाइड करो, कैलकुलेशन जो भी आ जाएगी वो पॉइंट बन जाएगी। तो जब ग्रुप फॉर्म में दिया हो तो आपको काम ऐसे करना है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, एक वर्ड और सुना होगा कि आपको कल्पित माध्य से, आप तो ग्रुप फॉर्म में हो या अनग्रुप फॉर्म में, फॉर्मूला तो अपने को इस्तेमाल करना आ गया। अब कल्पित माध्य से अपने कैसे निकालते हैं, जैसे देखो कल्पित माध्य एक चीज, तीसरा पार्ट माध्य ही निकालने की बात कर रहे हैं, कल्पित माध्य से, अज्यूम मीन, कल्पित माध्य से, है ना, कल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं। जैसे मैं डाटा अपने मन से कोई एग्जांपल लिख लेता हूं, इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोल देते हैं। जैसे आपके एक्स है, ये एफ है, ये 10 12 22 27 29 डाटा ले लिया ऐसे अपन ने, ठीक है। एक और ले लो, चलो 31। अब ये ले लिया 2 3 5 1 2 3, ये इसकी बारंबारता हो गई। वैसे तो क्या अज्यूमिंग जो डाटा बड़े होते हैं तब लिए, तो मैं बार बार रुक इसलिए रहा हूं, मैंने यार मैं आंकड़े बहुत छोटे छोटे ले लिए, कोई बड़े में सैकड़ों में हजारों में जब होता तो इसको करने का ज्यादा मजा आता है एक तरीके से, पर चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। अब बेटा आपको क्या करना है कि अज्यूम कल्पित माध्य से आपको निकालना है, वहां पे कोई निकालने को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आ नहीं रहा कि आपको वहां पे सॉल्यूशन निकालने का आएगा, पर क्या कि इस मेथड से भी वो कल्पित माध्य वाला वर्ड यूज कर करके वो सूत्र कल्पित माध्य का दे देगा, उससे फिर आपको निकालना, तो वो सूत्र इंट्रोड्यूस करवाना है। इस वजह से मैं थोड़ा तुमको बता भी देता हूं कि कल्पित माध्य का मीनिंग क्या होता है। अब मान लिया कि ये जो डेटा दे रखे ना 1 2 3 4 5 6, इनमें से क्या कोई भी एक डेटा मान लो अपने मन से ए, इसको अज्यूम कर लो, स्मॉल ए कह दिया आपने या कैपिटल ए कह दो, कुछ भी कह दो, इसको अज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली, अज्यूम, है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको कल्पित माध्य, तो यानी ये अज्यूम मीन, इसको क्या बोलेंगे, अज्यूम, ये अज्यूम कर लिया आपने। अब क्या करना, आप समझना मेरी बात, जो नंबर तो लगभग बीच वाला कोई सा भी अज्यूम कर लिया करो, है ना, जैसे ये कर लेते ये भी कर लेते, एक ही बात है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज्यूम कर लिया बेटा, ए अज्यूम कर लिया ना, इस डाटा को प्रत्येक डाटा में से माइनस करो, है ना, और देखो कि ये जो आपने कल्पना की है जिस नंबर की, जिस देखिए इसका भाई माध्य क्या आएगा, अज्यूम क्या किया आपने ये अज्यूम किया कि इसका माध्य कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये जो अज्यूम किया ना आपने, ये और डेटा से कितना डाइवर्ट हुआ है, डेविएट कितना हुआ है, विचलित कितना हुआ है, वो निकालना है। तो डी फॉर डेविएशन होता है ना, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिया मैंने एक्स माइनस ए, क्या लिख दिया, x माइनस ए का कॉलम, डी फॉर डेविएशन तो x माइनस ए का कॉलम है। तो x क्या हो गया, आप जैसे इस वाली लाइन के लिए बात करेंगे तो बेटा इसमें x क्या हो गया आपके पास, x तो 10 है और a कितना है 27, a क्या मान लिया आपने, a तो 27 मान लिया ना आपने, तो आप क्या लिखोगे 10 माइनस 27, दैट विल बी कितना हो जाएगा -17। अब यहाँ पे x कितना 12 और ये 27, तो 12 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा -15। फिर ये 22 माइनस 27, तो क्या हो जाएगा -5। फिर ये 27 ही है तो 27 माइनस 27 क्या आ जाएगा 0। ये 29 ही है तो 29 माइनस 27 कितना आ जाएगा 2। और ये 31 ही है, हाँ, 31 माइनस 27 कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये डी की वैल्यूज आई। डी कैसे निकला, x माइनस ए करके आपने डी निकाला, यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया,
ये पहला ये x1 था, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये f1, ये f2, ये f3, f4, ये f5, f6। तो ये d1, ये d2, ये d3, d4, d5, d6। क्लियर? यूं। अब बेटा जैसे केवल d से नहीं निकालते तो अपन क्या f इंटू एक्स करके निकाल देते ना। अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना है। किसका? वो कौन सा बनाना? f इंटू डी का। अब एक्स, क्योंकि f इंटू डी का क्यों, एक्स का काम तो खत्म।
हेलो। हेलो। ठीक है बेटा, चलो, है ना, वो लैपटॉप भी बंद हो गया था। तो ये अपन ने बात करे थे कि ये माध्यिका हो गई, मीडियन ये आपको निकालना है और ये आपके पास डेटा दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपने को क्या करना है, या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, आरोही। ठीक है, और एक होता है वर्ड अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है आपके पास, 2 है, फिर कितना है, 3 है, 3 कितनी बार, 2 बार है तो 2 बार ही लिख दो। फिर कितना है, 3 के बाद कितना, 6, 6 के बाद क्या है, 8, 8 के बाद क्या है, 11, 11 के बाद है 13, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 19, नहीं 15 भी तो आगे बीच में, 13 के बाद है 15, 15 के बाद है 19, 19 फिर 21। देखो, ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में आपने इसको जमा दिया। 1 2 3 3 6 3 9 10 11, 3 3 6 3 9 10, और कौन सा छूट गया क्या नंबर, 2 3 3 8 6 17 13 19 21 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा छूट गया भाई, 17 छूट गया ना, ये 17। ठीक है बेटा, ये डेटा आपके पास लिखे हुए। ठीक है, अब सबसे पहले जब सिंगल डेटा ऐसे टाइप से दिए हुए हो, तो आपको जब भी आपको निकालना हो, क्या मीडियन निकालना हो, माध्यिका निकालनी हो, तो पहले बात तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखो कि जो डेटा दिए हुए वो उनकी संख्या सम है या विषम है। डेटा सम विषम नहीं, डेटाओं की संख्या। तो यहां पे कितने, 11 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे संख्या कितनी आ रही है, टोटल कितनी संख्या में, 11, ये 11 है। तो जब डेटाओं की जब डेटा या आंकड़े जब सम संख्या में हो, यानी उनकी गिनती करें और वो सम आ रहे हो और विषम आ रहे हो, तो जब विषम आ रहे हो, अभी ये विषम आ रहा है ना, तो जब विषम आ रहे हो तो क्या करना है, तो मान लीजिए कि माध्यिका देखो बेटा, जब भी आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, जब आंकड़े विषम संख्या में हो तो, यानी n की वैल्यू यहां पे कितनी है, n बराबर यहां पे क्या गया इस क्वेश्चन में 11, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद। तो n का मान कितना आया, आंकड़े कितने, 11, तो 11 + 1 12, 12/2 कितना जाएगा, छठा पद होगा, छठा पद ही इसकी माध्यिका कहलाएगा, छठा पद ही माध्यिका कहलाएगा। छठा पद देखो अब कौन सा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, यानी ये, चलो ये लो, इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि अपन ने 11 आंकड़े आए थे और ये 11 क्या, तो 11 इसका क्या कहलाएगा, 11 इसकी माध्यिका कहलाएगी, 11 क्या कहलाएगा, इसका माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका का मीनिंग ये होता है बेटा कि जब असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी ऐसा पद लो के बीचों बीच, देखो ये बीच में आ रहा, तो देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने पद है, 1 2 3 4 5, और राइट हैंड साइड में कितने पद है, 1 2 3 4 5, यानी बिल्कुल बीच वाला पद, उसको कहते हैं माध्यिका।
ठीक है, तो यानी देखो 11 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 पद है और राइट हैंड साइड में भी 5 पद है, तो ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। 6, ये 11 प्लस 1/2 जो 6 आया था ना, ये 6 माध्यिका नहीं है, छठा पद लेना आपको, तो इस ऑर्डर में छठा पद कौन सा है, 11, तो 11 इसकी माध्यिका है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब क्या करना अपने को, अब मान लिया एक और आंकड़ा ले लेते हैं अपन, 9 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तो 12 हो गए ना ये, अब इनको वापस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो पहले सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 3 दो बार आया हुआ था तो इससे 3 दो बार, फिर 6, 6 6 6 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 19 है, 19 के बाद में 21 है। अब देखो गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम संख्या के। तो जब आंकड़े सम संख्या में हो, दूसरा केस क्या हो गया, जब आंकड़े सम संख्या में हो तो आपको क्या करना है, एक तो n, तब n/2वां पद निकालो, वह n/2 प्लस 1वां पद निकालो। समझना इस चीज को कि तब n/2वां पद निकालो और n/2 प्लस 1वां पद निकालो। कैसे, तो n का मान तो कितना है, यहाँ पे काउंट किया तो 12 आया ना, तो देखो 12/2 यानी छठा पद, और वह वही 12/2 प्लस 1 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी 7वां पद, वो निकालो पहले तो। ये बात समझ में आ रही है, तो अब एक तो छठा पद निकालो और एक 7वां पद निकालो। अब छठा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, एक तो 9 है और 7वां कौन सा है, 11, तो माध्यिका क्या होगी, अरे तो 9 या 11 नहीं, अब जो ये पद निकले ना, इन दोनों का औसत निकालो। यानी आपको क्या करना है, छठा पद 9 आया, 7वां पद 11 है, 9 प्लस 11/2, 11 9 20, 20/2, यानी इसकी माध्यिका क्या हो गई, 10 हो गई। इसकी माध्यिका क्या होगी, 10 हो गई। आप देखो इन दो को, इधर कितने, 1 2 3 4 5, और इन दोनों के इधर भी कितने, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझ में आ गई, तो आपको क्या करना है, जब भी इस पदों की संख्या सम दे रखी हो तो आपको n/2वां पद निकालो, फिर n/2 प्लस 1, n प्लस 1/2 नहीं है, n/2 प्लस 1वां पद, यानी तो इससे 6 और इससे ये 7वां, तो छठा और 7वां पद, फिर उनका औसत आपको निकालना है n प्लस 11/2, ये करके आपने ये 10वां पद ये निकाल दी। ठीक है बेटा, ऐसे करना है आपको। फिर देखो ये तो सम और विषम की बात हो गई। अब माध्यिका निकालना, जब अवर्गीकृत आंकड़े हो, अवर्गीकृत आंकड़े हो, ठीक है बेटा, तो उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, उस एग्जांपल से अपने समझ में आ जाएगा। ये x दे रखा और ये f दे रखा है। अब x दे रखा है इसने 0 1 2 3 4 5 6 ले लो, चलो इजी सा ले लेते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, और f दे रखा है बेटा 10 35 27 17, 10 35 27 17 और फिर 6 3, फिर 6 3 2, ठीक, ये x और f दे रखा है। अब
कहने का मतलब क्या कि सर इसको वो असेंडिंग फसेंडिंग करके ऑर्डर करके अपन नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते बेटा। ये कह रहा है 0 10 बार लिखो, तो अपन क्या करते पता है, ये 1 2 3 4 ऐसे 10 बार 0 लिखते, फिर 35 जो एक है वो 35 बार लिखना पड़ता, फिर कॉमा एक ये, फिर 2 कितना 27 बार लिखना पड़ता, कितना हो जाता। इसलिए फिर इस टेबल की जरूरत पड़ रही है। जब डाटा थोड़े कम हो तब तो कुछ चल जाता काम, पर जब डाटा हो तब इस चीज का यूज करते हैं, तब माध्यिका निकालना ऐसे होता है। ठीक है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आएगा तो इसी में से, तो निकालोगे कैसे? आपको बस ये सारणी दे देगा कि एक्स और एफ ये माध्यिका निकालो, तो ये सारा काम आपको रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो बेटा, इसके लिए आप क्या निकालोगे, सी एफ निकालोगे। सी एफ, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी क्या बोलते हैं, बारंबारता, बारंबारता, हाँ संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये। अब वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखना ये 10 है, ये 10 को तो 10 ऐसे लिख दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी में अगली वाली ऐड करते हैं, 10 में 35 जोड़ा तो कितना हो गया, 45। 45 में अब 27 जोड़ो, 45 7 52 52 62 72, 72 में 17 जोड़ो, 72 82 7 89, 89 में 6 जोड़ो, 95, 95 में 3 जोड़ो, 98, 98 में 2 जोड़ो, तो यानी 100। ये एक कॉलम आपको बनाना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, सीएफ का, संचयी बारंबारता का। फिर बता देता हूं कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको लिखते जाओ 10, उस फ्रीक्वेंसी में अगली वाली फ्रीक्वेंसी 10 35 45, 45 27 72, 72 17 89, 89 6 95, 95 3 98, 98 2 100, ये ऐसे। तो जो लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता आएगी ना, वो इन फ्रीक्वेंसी का जोड़ ही आएगी। हरी बात में वो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, क्यों करके देख लो आप, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ क्या आ रहा है आपके पास, सिग्मा एफ या कैपिटल एन क्या आ रहा है आपके पास, 100 ही आएगा। ठीक है, अब आप ऐसे 100 निकाल लो। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास जो सी एफ आया ना, या आखिरी संचयी बारंबारता या इसका जोड़, यानी ये जोड़ जो आपके पास 100 आया, आप क्या निकालो, n बटे 2 निकालो। तो n बटे 2 क्या हो गया, 100 बटे 2 क्या आया, 50। अब समझना ये जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं, अब ये जो n बटे 2 करने के बाद जो डेटा आता है ना 50 आया, तो इससे एकदम बड़ी, इससे एकदम बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50 से एकदम बड़ी 45 नहीं 72 ही है ना, इसको ऐसे इस कॉलम को हाईलाइट कर दिया आपने, यानी n/2 करने के बाद जो नंबर आ रहा है उससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी, 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी, 72 है, बस इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें देखो कि क्या आ रहा है, इसमें x कितना आ रहा है, इसमें x आ रहा है 2, यानी 2 क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई, 2 क्या हो गई, माध्यिका। बात समझ आ गई बेटा, ये काम करना। ठीक है, अब अपन क्या बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं, ये तो अवर्गीकृत दिया था, अब माध्यिका निकालना, जब अवर्गीकृत के क्या लिख दो, वर्गीकृत आंकड़े, क्या करते हैं अपन, इसी को रब कर देता हूं मैं। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब क्या करना है आपको। ठीक है, उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ आपको, ठीक है, और ये क्या दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
अब देखो कहां से 10 से 20 से 30, अच्छी। अब देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये वर्गीकृत रूप के अंदर आपके, और 70 से 80 भी दिया हुआ है, ये 70 से 80। अब इनकी है 20, 44, 26 है, 20, 44, 26 और दिया हुआ है 3, 1, 3, 1, ये दिया वर्गीकृत फॉर्म में। अब बेटा निकालो वो इसका CF निकालो, ये CF संचयी बारंबार है, 20 और 6 26, 40, 60, ये 44 और ये 70, 80, 90, 96, ये 3, 99 और 1, 100, और इनका भी जोड़ कितना आएगा, n कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहां तक की आपने बात कर ली। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपको वही n/2 निकालो, तो n/2 यानी 100/2 यानी क्या आ रहा है, 50, 50 आ रहा है ना। अब क्या करना आपको, इस 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, 50 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 70, तो यानी वो एक ग्रुप बना दिया आपने ये। अब ये 40 से 50 रेंज दे रखी, इनके बीच का कौन सा, इनकी माध्यिका कौन सी होगी, है ना। अब इनकी माध्यिका कौन सी होगी, तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये सूत्र याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, ये संचय बारंबार, चलो इसको यूं लिख दो केवल C। क्या लिख दो बेटा, C लिख दो केवल। अब ये क्या क्या ये बताता हूं, यहां पे L तो क्या है आपके पास, जो आपने ये ग्रुप हाईलाइट किया ना, जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, उसकी लोअर लिमिट, तो L कितना हो गया इसके हिसाब से 40। एक क्या है, n/2 का मान मालूम है आपको 50, और C क्या है, जो आपने संचयी बारंबारता जो है ये निकाली, इससे जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, ये जो ग्रुप आपने हाईलाइट किया है इससे जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, वो क्या कहलाएगा आपका, C कहलाएगा। इसको ध्यान रखना, तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, C कहलाएगी। ये जो हाईलाइटेड ग्रुप होता है इससे जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता वर्ड बोल रहा हूं मैं, तो वो कितना है 26। और F क्या है, इस ग्रुप की, ये इस ग्रुप की, ये क्या है आपका F है, ये C था ग्रुप की बारंबारता। और बेटा H क्या है, H यानी ये अंतराल कितना है, 40 और 50, अंतराल कितना है 10 का है ना, ये 10। ये आंकड़े समझ में आए क्या, ये डेटा को माध्यिका निकालने का सूत्र क्या हो गया, L प्लस n/2 माइनस C/F ब्रैकेट बंद, और ये H। L क्या है, जो आपने हाईलाइटेड जो ग्रुप निकाला उसका लोअर लिमिट यानी वो 40, n/2 यहाँ 50 है आपका। C क्या है, जो आपने माध्यिका ग्रुप निकाला, इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, माध्यिका ग्रुप, माध्यिका ग्रुप, है ना, उससे जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता यानी वो कितना 26। F क्या है, माध्यिका ग्रुप की बारंबारता, वो कितना 44। H कितना, वो 10। बस ये हो गया, आप डाटा लिख दो, आंसर निकालो। L कितना 40 प्लस n/2 कितना है 50, C कितना है, C कितना 26, F कितना है 44, H कितना है 10। बस 40 50 से ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 10, 40 प्लस 240/44, कटिंग करो और ये जो जोड़ो, ये आंसर है। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा, अब कुछ नहीं करना, कटिंग करनी है, एलसीएम लेना है, आंसर निकाल देना। पर ये समझ में आ गया, CF और H का इनका चक्कर, इस टाइप से आपको माध्यिका निकाल।
ठीक है, अब देखो आप, अब इसकी बात करते हैं। और अगला जो इसका आता है वो क्या आता है, बहुलक। क्या, जिसको क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक बहुलक ये हिंदी में क्या बोलोगे, बहुलक ही बोलेंगे अपन, और क्या। अब देखो, बहुत आसान टॉपिक है, क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से टपकता है। माध्यिका को छोड़ के कई बार ज्यादातर बहुलक में से टपक जाता है। क्या, बहुलक क्या नहीं, ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। जैसे मान लिया कि मैंने 2 3 5 3 3 5 2 8 7 9 2 3 8 11 13 17 19 5 1 3 2 3 8 19 ऐसे ये डेटा दिया है। अब कह रहा है इसका बहुलक निकालो, तो बस काउंट कर लो सबसे ज्यादा बार क्या आया है। देखो 3 ही लग रहा है मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो कितनी बार आया, 7 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 4, 2 4 बार आया है। 5 भी देख लेते हैं एक बार, 5 भी खूब बार लिखा मैंने, 1 2 2 2 2 2 2 2 3। ठीक है, तो बस कोई नहीं, जो डेटा कलेक्शन जो आपके पास था, इसका बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया 7, नहीं सॉरी, बहुलक कितना हो गया, 3 हो गया बहुलक। यानी 3 सबसे, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा आता है वो क्या कहलाएगा, उसका बहुलक कहलाएगा। आई बात में, 7 क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो ये तो जब अनग्रुप फॉर्म में दे रखा हो ना, तब की बात है। अब जब ग्रुप फॉर्म में दे रखा हो, तब बहुलक कैसे निकालते हैं, वो चीज आपको डिस्कस करनी है। वो चीज अपने को क्या करनी है, डिस्कस करनी है। जैसे एक क्वेश्चन से मैं ले लेता हूं आपको, बहुलक निकालना जब डाटा ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ हो। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है बेटा, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई, क्या दिया हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और दिया हुआ क्या, 60 से 4 28 42 20 6, और 60 से 70, 4 28 42 20 6, 4 28 42 20 6। ये अब इसका बहुलक बताना है। तो पहले तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 42 है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 42 है, तो इसको तो आपने यूं हाईलाइट कर दिया बस। ठीक है, तब क्या करना है, बहुलक का सूत्र ये याद रखना आपको। बहुलक जब ग्रुप फॉर्म में दिया हो, जब ग्रुप में दिया हुआ हो, है ना, ग्रुप में दिया हो, ग्रुप में दिया हो, तब आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। पहले इस टाइप से करके जब आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है, L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब देखो बेटा, आपके पास ये F0 F1 F2 वगैरह ये क्या बोला है, ये चीज हाईलाइट कर रखी है। 0 पहले आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है ना। तो बस ये ध्यान रखो, ये क्या बहुलक ग्रुप हो गया, तो इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, ये फ्रीक्वेंसी F1, और ये जो बहुलक ये, और ये क्या हो गया आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, F2। ये आपको दिमाग में रखना है कि और L क्या हो गया, L कौन सा हो गया, इसकी जो ग्रुप है उसकी, जैसे उसमें लिखते थे L, ये आप इसको क्या कह दो, L कह दो, इसको आपने L कह दिया। अब सूत्र के अंदर तो यानी आपके पास L की वैल्यू तो क्या आ गई, L की वैल्यू तो हो गई 40, F0 की वैल्यू क्या हो गई 28, F1 की वैल्यू कितनी होगी 42, F2 की वैल्यू कितनी होगी 20।
आया ना, ये आपके पास डेटा आ गए और F2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 20 और H कितना हो गया, H क्या बताया था, वो अंतराल 40 और 50 का अंतर कितना है 10, तो यानी 10। अब ये डेटा है बस आपको यहाँ पे रखना, खत्म बात। तो क्या हो जाएगा L की जगह तो 40 प्लस F1 कितना है 42, F0 कितना 28 बटे 2 इंटू F1 यानी 42 इंटू 2 माइनस F0 कितना है 28 और F2 कितना है 20, ये और ये इंटू 10। अब बेटा बस 40 प्लस ये 42, 28 यानी कितना हो गया ये 14, 42 दूना 84, 28 और ये 48 इंटू 10 लिख दो, 50 30 80 ये 40 प्लस 14 ये देख लेना 36 और इंटू 10। बस अब मैं करूंगा नहीं, आगे कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपको इनका। तो ये बातें पकड़ में आ गई, कहा कैसे, कुछ नहीं करना, ऑर्डर में मान लेना बेटा बस। जैसे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी 42, उसको बहुलक ग्रुप बना दिया बस, और सूत्र याद रखना L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस अब क्या करो, सीरीज से 0 1 2, तो बहुलक वाले को तो 1, बीच इसको मिडिल वाला यानी वो F1, वो पहले वाला F0, दूसरे वाला क्या हो गया आपके पास F2 गया, बस आंकड़ों को रखना है आपको। ठीक है, एक रिलेशन और आपको याद रखना है, वो रिलेशन क्या है कि बहुलक बराबर आ जाता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये सूत्र है, ये रिलेशन है, ये आपको रिलेशन आपको याद रखना है। तो कई बार क्या होता है बेटा कि पूछ लेते हैं कि मान लिया कि माध्यिका 5 हो, माध्य 7 हो, तो बहुलक निकालो, तो 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 7 और ये लो बहुलक निकल गया। आई वन, कई बार बहुलक और माध्यिका दे दी, माध्य पूछ लेगा, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2, तो समीकरणों को जैसे हल करते हैं इधर से इधर जाकर वो क्वेश्चन अपन करेंगे प्रैक्टिस, तब अपन चीजों की इनकी अपनी को जानकारी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, और तो आपके कुछ बेटर नहीं है मामला। तो अब अपन ऐसा करते हैं बेटा, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों पार्ट्स हैं इसके स्टैटिक्स के, ये बहुत ढंग से आप लोगों को रिवाइज कर लेने, फिर उसके बाद में कल का गैप दे देते हैं अपन, फिर अपन इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, जो टाइप्स तो खैर अपन ने बता दिए, फिर भी कुछ प्रैक्टिस के लिए अपन क्वेश्चंस लेंगे, पर उसके लिए पहले थ्योरेटिकल आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसकी थ्योरी आप क्लियर कर लो पूरा ना, या जो आज अपने डिस्कस किया निकालने का तरीका, ये सारी चीजों को इनको एक बार आप क्लियर कर लो, और उसके बाद फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मेरे को लिख देना कि भाई इसमें कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही हो, या कमेंट्स में कमेंट कर देना आप, तो ना ठीक है। तो जब नेक्स्ट वाला अपन लेंगे तो उसमें पहले उनको ले लूंगा, फिर उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। ठीक है ना बेटा, चलो तो ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।